दोस्तों, आज की यह कहानी आर्यन नाम के एक लड़के की है। दरअसल ये हमारे ही व्यूवर्स हैं, हमारी कहानियाँ सुनते हैं और ये एक डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। और ये चाहते हैं कि इनके साथ जो हादसा पेश आया था, जिससे इनकी पूरी ज़िंदगी ही बदल कर रह गई, वो मैं आप सभी के साथ साझा करूं। तो अब मैं कहानी आपको आर्यन की ज़ुबान में ही सुनाऊंगा। मैं आज भी उस रात के बारे में सोचता हूँ जब मैंने पहली बार उस इमारत के सामने अपनी बाइक रोकी थी। अंधेरी गली, सन्नाटा और एक आवाज़ जो सिर्फ मुझे सुनाई दी थी। लेकिन पहले मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। मेरा नाम आर्यन है, उम्र 25 साल। मैं दिल्ली के तिलक नगर इलाके में रहता हूँ, एक छोटे से किराए के कमरे में। कॉलेज के बाद कोई ठीक ठाक नौकरी तो मिली नहीं, तो मैंने सोचा चलो डिलीवरी का काम कर लेते हैं। स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, कुछ तो होगा। दिन की शिफ्ट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, ऑर्डर कम थे, पैसे कम थे, डिलीवरी बॉयज़ भरमार में थे। फिर मुझे एक दोस्त ने बताया, रात की शिफ्ट ले ले यार, 10 बजे से सुबह 5 तक, पैसे डबल मिलते हैं और ज़्यादा लोग करते भी नहीं हैं। मैंने सोचा क्यों नहीं, रात को थोड़ा अकेला लगेगा लेकिन पैसे तो चाहिए ही हैं। तो मैंने रात की शिफ्ट ज्वाइन कर ली। शुरुआत के कुछ दिन बिल्कुल नॉर्मल थे। ऑर्डर आते, मैं उठाता, डिलीवर करता, वापस आता। ज़्यादातर ऑर्डर सीपी, करोल बाग जैसी जगहों के होते थे। लोग पार्टी कर रहे होते या फिर लेट नाइट क्रेविंग्स। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक हफ्ते बाद कुछ बदलने लगा। वो बुधवार की रात थी। तारीख तो मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन हाँ, दिन याद है, बुधवार का। रात के करीब 1 बज रहे थे। मैं रजौरी गार्डन के पास एक रेस्टोरेंट से खाना उठाकर निकला था। ऑर्डर था 2 वेज बिरयानी, एक रायता, एक गुलाब जामुन। एड्रेस था मायापुरी फेज़ 2, बिल्डिंग सी, फ्लैट 304। मैंने जीपीएस ओपन किया। मायापुरी थोड़ा पुराना इलाका है, इंडस्ट्रियल एरिया के पास, लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। डिलीवरी है तो डिलीवरी है। मैं बाइक चलाता हुआ वहाँ पहुँचा। रास्ते में सड़कें एकदम खाली थीं, सिर्फ कुछ ट्रकों की आवाज़ें दूर से आ रही थीं। जब मैं उस इमारत के सामने पहुँचा तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। इमारत काफ़ी पुरानी थी, पेंट उतरा हुआ, दीवारों पर दरारें, लेकिन सबसे अजीब बात, कोई लाइट नहीं थी, न गेट पर न सीढ़ियों पर। सिर्फ एक मंजिल पर एक कमरे की खिड़की से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा शायद बाकी लोग सो गए हों। मैं बाइक खड़ी करके अंदर गया। गेट खुला था, कोई लॉक नहीं। अंदर सीढ़ियाँ थी, बहुत संकरी, और सबसे चौंकाने वाली बात, बिल्कुल सन्नाटा था। कोई टीवी की आवाज़ नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई बातचीत नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी की पूरी इमारत ही खाली हो। मैं धीरे धीरे तीसरी मंजिल पर पहुंचा। 304 फ्लैट मिल गया। मैंने बेल बजाई, कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने फिर बेल बजाई। इस बार मुझे अंदर से कुछ सुनाई दिया, किसी के चलने की आवाज़, धीमी, बहुत धीमी, जैसे कोई घिसट कर चल रहा हो। फिर दरवाजे के पीछे से एक आवाज़ आई, बूढ़ी औरत की आवाज़, रख दो बाहर, पैसे लिफाफे में हैं। मैंने नीचे देखा, दरवाजे के नीचे से एक सफ़ेद लिफाफा निकला हुआ था, बिल्कुल सीधा, जैसे किसी ने अभी अभी धकेला हो। मैंने लिफाफा उठाया। अंदर ठीक ठीक पैसे थे, उतने ही थे जितने का ऑर्डर था। मैंने खाने का पैकेट वहीं रख दिया। मैंने थैंक यू बोला, कोई जवाब नहीं आया। मैं वापस मुड़ा और सीढ़ियाँ उतरने लगा। तभी मुझे लगा कि पीछे से कोई खिड़की खुलने की आवाज़ आई। मैं रुक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, 304 के दरवाजे के ऊपर एक छोटी खिड़की थी। वो अब बंद थी, लेकिन मुझे लगा जैसे अभी अभी कोई मुझे देख रहा था। मैं नीचे आया, बाइक स्टार्ट की और जल्दी से वहाँ से निकल गया। पूरे रास्ते मेरे मन में वो आवाज़ गूंजती रही, रख दो बाहर, पैसे लिफाफे में हैं। इतनी इमोशनलेस आवाज़ थी जैसे किसी रोबोट ने बोला हो। मैंने खुद को समझाया, यार बुढ़िया होगी, शायद बीमार हो या फिर डरती हो रात में दरवाज़ा खोलने से। नॉर्मल बात है, लेकिन फिर भी कुछ तो अजीब था। अगले 2 दिन फिर नॉर्मल रहे। डिलीवरीज आई, मैं करता रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर शनिवार की रात आई। रात के 2 बज रहे थे। मुझे एक ऑर्डर मिला, सेम रेस्टोरेंट, रजौरी गार्डन, सेम आइटम्स, 2 वेज बिरयानी, एक रायता और एक गुलाब जामुन। मैंने आइटम्स चेक किए तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, बिल्कुल सेम ऑर्डर, लेकिन एड्रेस अलग था। मायापुरी फेज़ 2, बिल्डिंग डी, फ्लैट 208।
मैंने सोचा हो सकता है सेम सोसाइटी में कोई और हो। मैं फिर से वहाँ पहुँचा। इस बार बिल्डिंग डी थी। वही हालत, पुरानी इमारत, अंधेरा, सन्नाटा। मैं दूसरी मंजिल पर पहुँचा। 208 फ्लैट मिल गया। मैंने बेल बजाई, वही चीज़ फिर से हुई। अंदर से धीमे कदमों की आवाज़, फिर वही आवाज़, लेकिन इस बार एक बूढ़ी की नहीं बल्कि एक बूढ़े आदमी की। रख दो, पैसे लिफाफे में हैं। सेम लाइन, सेम टोन। दरवाजे के नीचे से फिर से एक सफ़ेद लिफाफा निकला। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने लिफाफा उठाया। इस बार मेरी नज़र लिफाफे के कोने पर गई। वहाँ पर एक छोटा सा निशान था, लाल स्याही से बना हुआ, जैसे कोई अंगूठे का निशान हो। मैंने पैकेट रखा और जल्दी से वापस भागा। मैं नीचे आकर बाइक के पास रुका। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उस लिफाफे को फिर से देखा। वो निशान अब साफ दिख रहा था। वो कोई अंगूठे का निशान नहीं था। ये जैसे किसी ने अंगुली काट कर निशान लगाया हो। मैंने लिफाफा झटके से फेंक दिया। मेरी सांसें तेज हो गई थी। मैंने चारों तरफ देखा। सड़क पर कोई नहीं था। सिर्फ दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मैं बाइक पर बैठा और वहाँ से निकल गया। लेकिन इस बार मुझे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने बार बार पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन फिर भी वो फीलिंग जा नहीं रही थी। मैं अपने कमरे पर वापस आया, बत्ती जलाई, दरवाज़ा लॉक किया। मैं बिस्तर पर बैठ गया। हालांकि मेरा दिमाग सोच रहा था कि ये इत्तेफाक हो सकता है, दो अलग अलग लोग, सेम ऑर्डर, सेम सोसाइटी हो सकता है। लेकिन वो आवाज़, वो लिफाफा और वो खून जैसा निशान। मैंने फ़ोन उठाया और उस ऑर्डर की डिटेल्स देखी। कस्टमर का नाम था ए कुमार। पहले वाले ऑर्डर में भी यही नाम था। मेरी रीढ़ में एक सर्द लहर दौड़ गई। सेम नाम, सेम ऑर्डर, सेम सोसाइटी, लेकिन बस फ़र्क था तो अलग अलग फ्लैट्स का। ये कैसे हो सकता है? मैंने उस रात नींद नहीं ली, सिर्फ सोचता रहा। अगली शाम जब मैं फिर से ड्यूटी पर गया तो मैंने खुद से कहा कि अगर फिर से वैसा कोई ऑर्डर आया तो मैं डायरेक्टली मैनेजर को बोलूँगा, रिजेक्ट कर दूँगा। लेकिन अगले 3 दिन कुछ नहीं हुआ। नॉर्मल डिलीवरीज, नॉर्मल लोग, नॉर्मल बातचीत। मैंने सोचा शायद मैं ज़्यादा सोच रहा था। लेकिन फिर बुधवार आया और फिर से वही रेस्टोरेंट, वही ऑर्डर, वही सोसाइटी। इस बार एड्रेस था बिल्डिंग सी, फ्लैट 106। मैं रुक गया। मेरे हाथों में फ़ोन था। स्क्रीन पर ऑर्डर डिटेल्स चमक रही थी। मैंने डिक्लाइन बटन के ऊपर उंगली रखी। लेकिन तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया, अगर मैं नहीं गया तो कोई और जाएगा, और अगर वहाँ सच में कुछ गड़बड़ है तो शायद मुझे पता लगाना चाहिए। मैंने गहरी सांस ली और एक्सेप्ट कर लिया। मैं फिर से मायापुरी पहुँचा। इस बार मेरे पास एक प्लान था। मैंने अपने फ़ोन का वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया, पॉकेट में रखा। मैं बिल्डिंग सी की पहली मंजिल पर पहुंचा। 106 फ्लैट मिल गया। मैंने बेल बजाई, वही सन्नाटा और फिर वही आवाज़। इस बार एक लड़की की आवाज़, छोटी कम उम्र लड़की की, शायद कोई 7 या 8 साल की लड़की होगी। रख दो भैया बाहर, पैसे लिफाफे में हैं। सेम वर्ड, सेम इमोशनलेस टोन। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक बच्ची इतनी रात को अकेली, और वो आवाज़ जैसे किसी ने उसे रट्टा मरवाया हो। दरवाजे के नीचे से फिर से लिफाफा निकला, लेकिन इस बार मैंने कुछ और देखा। लिफाफे के साथ एक छोटा सा कागज़ भी था। मैंने लिफाफा और कागज़ उठाया। कागज़ पर हाथ से लिखा था सिर्फ एक लाइन, हमें मत भूलो। मेरे हाथ से कागज़ गिर गया। मैंने तुरंत पैकेट रखा और सीढ़ियाँ उतरने लगा। लेकिन इस बार मुझे पीछे से कदमों की आवाज़ सुनाई दी, धीमी लेकिन साफ। मैं रुका। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियों के ऊपर अंधेरे में कोई तो खड़ा था। मुझे सिर्फ एक परछाई दिखी, लंबी, पतली और हिल नहीं रही थी। मैं जम गया। मेरी सांसें रुक गईं। फिर वो आवाज़ फिर से आई, बच्ची की आवाज़, लेकिन इस बार अलग थी। तुम वापस आओगे ना? मैं बिना जवाब दिए भागा। सीढ़ियाँ उतरी, बाइक पर बैठा और तेज़ी से वहाँ से निकल गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे वो आवाज़ अभी भी मेरे कानों में गूंज रही हो। मैं अपने कमरे पर वापस आया, फ़ोन निकाला, रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। स्क्रीन पर बस एक मैसेज था, फाइल करप्टेड। मैंने वो कागज़ फिर से देखा जो मैं अपनी जेब में लेकर आया था। उस पर लिखा था, हमें मत भूलो। किसको मत भूलो? और क्यों हर बार सेम ऑर्डर, सेम सोसाइटी, सेम पैटर्न? मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन एक बात तो तय थी, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। कोई तो मुझसे कुछ चाहता था, या फिर मुझे कहीं बुला रहा था। अगले दिन मैंने मैनेजर से बात की। मैंने उससे पूछा, सर मायापुरी के ये ऑर्डर्स कब से आ रहे हैं? उसने कंधे उचकाए।
पता नहीं यार, अकाउंट तो पुराना है, शायद 2-3 महीने से। मैंने पूछा और कस्टमर डिटेल्स? उसने चेक किया। ए कुमार फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है पर कभी पिक नहीं करते। मेरा दिल डूब गया। मैंने हिम्मत करके पूछा, और पहले किसने डिलीवर किया था? मैनेजर ने स्क्रीन स्क्रॉल की। एक लड़का था राहुल, पर वो छोड़ के चला गया अचानक बिना बताए। मैंने पूछा कब? 2 हफ्ते पहले एग्जैक्टली, जब से तूने नाइट शिफ्ट ज्वाइन की है। मुझे अब समझ आ रहा था मैं यहाँ कोइंसिडेंस से नहीं आया था, मैं चूज़ किया हुआ था। लेकिन किस लिए और किसने मुझे चूज़ किया था? मैं अपने कमरे में बैठा था, बाहर अंधेरे में। कहीं दूर मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा था। फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आई, नया ऑर्डर, मायापुरी, बिल्डिंग सी, फ्लैट 304। वही पहला एड्रेस, और इस बार ऑर्डर में एक नोट था कस्टमर की तरफ से, आज दरवाज़ा खुलेगा, अंदर आओ। मैं उस नोटिफिकेशन को घूरता रह गया। आज दरवाज़ा खुलेगा, अंदर आओ। मेरी उंगलियां स्क्रीन पर जमी हुई थीं। डिक्लाइन बटन बस एक टच दूर था, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे जानना था। मैं क्यूरियस था ये सब हो क्या रहा है। मैंने अपने रूममेट विक्रम को फ़ोन किया। वो रात की ड्यूटी में सिक्योरिटी गार्ड था। विक्रम सुन, अगर मैं 1 घंटे में वापस नहीं आया तो पुलिस को फ़ोन कर देना। विक्रम हंसा। अरे क्या बकवास कर रहा है, सब ठीक है ना? मैंने लोकेशन शेयर की उसके साथ। बस याद रख 1 घंटा। और मैंने फ़ोन काट दिया, जैकेट पहनी, बाइक की चाबी उठाई और निकल पड़ा। रात के 2:30 बज रहे थे। सड़कें बिल्कुल खाली थीं। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश आने वाली हो, लेकिन आसमान साफ था। मैं मायापुरी पहुंचा। बिल्डिंग सी, वही पुरानी इमारत, लेकिन आज कुछ अलग था। आज गेट के पास एक बुजुर्ग वॉचमैन बैठा था। मैंने पहले उसे कभी नहीं देखा था। वो एक छोटी सी टेबल पर सिर झुकाए बैठा था, जैसे सो रहा हो। मैंने बाइक रोकी, धीरे से उसके पास गया। सुनिए अंकल। लेकिन कोई हलचल नहीं। मैंने थोड़ा ज़ोर से कहा, अंकल। उसने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखें थकी हुई थीं, जैसे सदियों से सोया न हो। हाँ? उसकी आवाज़ कर्कश थी। मैंने पूछा, 304 में कौन रहता है? उसने मुझे देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया, एक अजीब सी मुस्कान। तुम तीसरे हो। मैं चौंक गया। तीसरे? तीसरे मतलब क्या? वो फिर से सिर झुकाकर बैठ गया, जैसे बातचीत ख़त्म हो गई हो। मैंने फिर पूछा, पहले 2 कौन थे? कोई जवाब नहीं आया। मैंने उसके कंधे को हल्के से हिलाया। वो बिल्कुल ठंडा था, जैसे उसके शरीर में कोई गर्माहट ही ना हो। मैंने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। मैं पीछे हटा। मेरी सांसें तेज़ हो गई थी। वो वॉचमैन अभी भी वैसे ही बैठा था, बिल्कुल स्थिर। मैंने चारों तरफ देखा, कोई और नहीं था। मैंने खुद को समझाया, वो सो रहा है, बस इतना ही। मैं इमारत के अंदर घुसा। सीढ़ियाँ आज ज़्यादा संकरी लग रही थीं। दीवारों पर जो पेंट उतरा था उस पर अब काई जमी दिख रही थी, और वो गंध, एक अजीब सी गंध, जैसे पुराने कपड़े जो महीनों से गीले पड़े हों। मैं तीसरी मंजिल पर पहुंचा, 304। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी, पीली, मटमैली, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो। मैंने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से खटखटाया। तभी अंदर से आवाज़ आई, वही बुढ़िया की आवाज़, अंदर आओ, खाना रख दो। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था, बिल्कुल खाली। कोई फर्नीचर नहीं, कोई सामान नहीं। सिर्फ एक कोने में एक पुरानी टेबल थी, उस पर एक मोमबत्ती जल रही थी, और उसके बगल में वो खाने के डब्बे रखे थे, पुराने डब्बे। मैंने काउंट किए, लगभग 15 से 20 डब्बे होंगे, सब एक के ऊपर एक रखे हुए, अनखुले। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने पूछा, कोई है? कोई जवाब नहीं आया। मैंने चारों तरफ देखा। कमरे में सिर्फ एक दरवाज़ा और था, बंद, शायद बाथरूम का। मैंने खाने का पैकेट टेबल पर रखा। तभी उस बंद दरवाजे के पीछे से आवाज़ आई, तुम्हारा नाम क्या है? मैं जम गया। मेरी आवाज़ हलक से निकलना नहीं चाहती थी। आर्यन, आर्यन नाम है मेरा। आर्यन? आवाज़ ने दोहराया। फिर खामोशी। मैं पीछे हटने लगा। तभी वो आवाज़ फिर से आई, राहुल का क्या हुआ? मेरी रीढ़ में सर्दी दौड़ गई। राहुल? ये तो वही डिलीवरी बॉय है जो मुझसे पहले था। मुझे नहीं पता वो छोड़कर चला गया था। आवाज़ फिर आई, इस बार हंसते हुए, एक अजीब सी खोखली हंसी। चला गया? या नहीं जा पाया? मैं तुरंत बाहर निकल आया, दरवाज़ा बंद किया और भागता हुआ सीढ़ियाँ उतरा।
मैं गेट तक पहुंचा। वो वॉचमैन अब वहां नहीं था, सिर्फ खाली कुर्सी पड़ी थी। मैं बाइक पर बैठा और तेज़ी से निकल गया। पूरे रास्ते मेरे दिमाग में वो हंसी गूंज रही थी, या यह जा नहीं पाया या नहीं जा पाया। अगले दिन मैं स्विगी के ऑफिस गया। मुझे राहुल के बारे में पता करना था। मैंने एचआर से पूछा, मैम राहुल जो यहाँ काम करता था मुझसे पहले, उसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा। राहुल? कौन राहुल? मैंने कहा, अरे यार वही जो मुझसे पहले यहाँ नाइट शिफ्ट में काम करता था। उसने कंप्यूटर में चेक किया, फिर बोली, हमारे रिकॉर्ड्स में कोई राहुल नहीं है, नाइट शिफ्ट में तुम पहले हो। मेरा दिमाग घूम गया। नहीं नहीं, मेरे मैनेजर ने बताया था 2 हफ्ते पहले। तुम्हारा मैनेजर? तुम्हारा मैनेजर कौन है? मैंने कहा, संजय सर। उसने फिर स्क्रीन देखी। हमारे यहाँ कोई संजय है ही नहीं। अरे नाइट शिफ्ट का कोऑर्डिनेटर तो अमित है। मैं पीछे हट गया, मेरे हाथ कांप रहे थे। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद उनसे बात की थी। एचआर ने कहा, देखो शायद तुम कंफ्यूज्ड हो, रेस्ट लो, आराम करो, नाइट शिफ्ट में तो स्ट्रेस हो ही जाता है। मैं वहाँ से बाहर निकल आया। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। संजय, मैंने उससे बात की थी, उसी ने ही तो मुझे राहुल के बारे में बताया था। अगर वो मैनेजर नहीं था तो फिर वो कौन था? उस रात मैं ड्यूटी पर नहीं गया। मैं अपने कमरे में बैठा था, लैपटॉप खोला, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह राहुल स्विगी डिलीवरी मायापुरी सर्च किया, कुछ नहीं मिला। फिर मैंने एक लोकल न्यूज़ वेबसाइट खोली, पुराने आर्टिकल्स ढूंढने लगा और तभी मुझे कुछ मिला। एक छोटी सी खबर, 3 महीने पुरानी। मायापुरी में एक डिलीवरी बॉय लापता, परिवार ने की शिकायत। मैंने आर्टिकल खोला, तस्वीर देखी, दिल धक से रह गया। वो तो वही लड़का था जिसकी उम्र मेरे जितनी थी। नाम था राहुल वर्मा। आर्टिकल में लिखा था, राहुल को आखिरी बार मायापुरी फेज 2 में देखा गया था। उसकी बाइक बाद में गेट के पास मिली, लेकिन राहुल का कोई निशान नहीं। मेरे हाथों से लैपटॉप छूट गया। मैंने तुरंत विक्रम को फ़ोन किया। विक्रम सुन, मुझे तेरे साथ चलना है अभी। कहाँ भाई? रात के 12 बज रहे हैं। मायापुरी, मुझे कुछ चेक करना है। विक्रम समझदार था, उसने कोई सवाल नहीं किया। आ रहा हूँ। हम दोनों मायापुरी पहुँचे। बिल्डिंग सी। मैंने विक्रम को सब कुछ बताया। वो पहले मुझ पर हंसा, फिर जब मैंने वो आर्टिकल दिखाया तो उसकी भी हंसी गायब हो गई। हम अंदर गए। गेट पर कोई वॉचमैन नहीं था। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैंने कहा, 304 में जाना है। विक्रम ने पूछा, वहाँ क्या है? पता नहीं, लेकिन जो भी है वो सामान्य नहीं है। हम दोनों तीसरी मंजिल पर पहुंचे। 304 का दरवाज़ा बंद था। मैंने बैल बजाई, कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर बजाई, तभी विक्रम ने कहा, यार इस फ्लैट के नीचे से कुछ आ रहा है। मैंने नीचे देखा, दरवाजे के नीचे से पानी रिस रहा था, काला पानी, और उसमें से वही गंध आ रही थी, सड़ी हुई, घुटन भरी। विक्रम ने कहा, यार चल यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा, बस 1 मिनट, बस एक बार दरवाज़ा खोल कर देखना है। मैंने हैंडल को धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। अंदर अंधेरा था, वही टेबल, वही मोमबत्ती, लेकिन अब वो बुझी हुई थी। और वो खाने के डिब्बे, अब वो वहाँ पर थे ही नहीं। उनकी जगह सिर्फ एक चीज़ थी, फर्श पर खून से लिखा हुआ बड़े बड़े अक्षरों में, आर्यन अगली बारी तुम्हारी है। मेरे मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन विक्रम ने मेरा मुंह दबा दिया। चुप जा, भाग यहाँ से। हम दोनों पीछे मुड़े और तभी उस बंद दरवाजे के पीछे से खटखटाने की आवाज़ आई, धीमी लेकिन लगातार। विक्रम की पकड़ मेरे कंधे पर सख्त हो गई। हम दोनों जम गए। आवाज़ फिर आई, लेकिन इस बार वो ज़्यादा तेज़ थी, और फिर वो दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। हमने एक दूसरे को देखा और भागे। हम सीढ़ियाँ उतरे, लेकिन अब सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही थीं। हम उतरते जा रहे थे, बहुत तेज़ी से उतरते जा रहे थे, लेकिन ग्राउंड फ्लोर तो आने का नाम नहीं ले रहा था। विक्रम चिल्लाया, अरे ये क्या हो रहा है आर्यन? मैंने कहा, पता नहीं दोस्त, बस भागते रहो। और तभी ऊपर से आवाज़ आई, किसी के दौड़ने की आवाज़, तेज़, बहुत तेज़, जैसे कोई 4 पैरों पर दौड़ रहा हो। हमने पीछे मुड़कर देखा, अंधेरे में कुछ था। हम नहीं देख पाए, लेकिन वो आ रहा था। और तभी हमें गेट दिखा। हम बाहर निकले, बाइक पर बैठे और तेज़ी से भागे। हम एक ढाबे पर रुके। दोनों की सांसें फूल रही थी। विक्रम ने पानी पिया, फिर मुझे देखा। यार आर्यन, वो क्या था? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। विक्रम ने कहा, तू ये डिलीवरी बॉय वाला काम छोड़ दे प्लीज़ यार, इसे दोबारा मत करना। मैंने सर हिलाया, लेकिन अंदर से मैं जानता था मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब ये सिर्फ डिलीवरीज का मामला नहीं रह गया था। ये मेरे बारे में था। उन्होंने मुझे चुना था, और अब जब तक मैं जान नहीं लूँगा कि क्यों, मैं रुक नहीं सकता। अगली सुबह मैं फिर से एचआर के पास गया। मैंने पूछा, मुझे अमित से मिलना है, कोऑर्डिनेटर से। उसने कहा वो 2 दिन की छुट्टी पर है।
मैंने कहा उसका नंबर दे सकते हैं। उसने हिचकिचाते हुए नंबर दिया। मैंने तुरंत फ़ोन किया। 2 रिंग के बाद फ़ोन उठ गया। एक थकी हुई आवाज़ आई, हाँ बोलो। मैंने कहा सर मैं आर्यन, नाइट शिफ्ट डिलीवरी बॉय। वो कहने लगे हाँ बोलो। मैंने पूछा सर मुझसे पहले कोई राहुल काम करता था क्या? लाइन पर खामोशी छा गई। फिर उसकी आवाज़ आई, लेकिन अब वो अलग थी, डरी हुई। तुम्हें कैसे पता? मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इसका मतलब वो था। अमित ने कहा सुनो, तुम इस बिल्डिंग में मत जाना, दोबारा तो बिल्कुल नहीं, प्लीज़। मैंने पूछा लेकिन सर क्यों, वहाँ आखिर है क्या? उसने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन राहुल के बाद एक और लड़का गया था, अंकित, वो भी नहीं लौटा। मेरे तो हाथ कांपने लगे। तो मैं तीसरा हूँ? अमित ने कहा हाँ, और अगर तुम स्मार्ट हो तो ये काम छोड़ दो आज ही। उसने फ़ोन काट दिया। मैं वहीं सड़क पर खड़ा रह गया। लोग आ जा रहे थे, गाड़ियाँ निकल रही थीं, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ टूट रहा था। मैं तीसरा था और पहले 2 लौटे नहीं थे। तभी मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आई, नया ऑर्डर, मायापुरी बिल्डिंग सी, फ्लैट 304। लेकिन इस बार ऑर्डर में कुछ अलग था। आइटम्स में लिखा था एक माला, एक दिया, एक अगरबत्ती। ये खाना नहीं था, ये तो पूजा का सामान था। और नोट में लिखा था अंतिम डिलीवरी कल रात 2 बजे, अकेले आना। मैंने स्क्रीन को घूरा। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था ये असली है या फिर मैं पागल हो रहा हूँ। मैंने विक्रम को फ़ोन किया, विक्रम मुझे फिर जाना होगा कल रात। विक्रम चिल्लाया, अबे तू तू साले क्या पागल हो गया है क्या? मैंने कहा नहीं यार, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो ये ख़त्म नहीं होगा। विक्रम ने कहा तो पुलिस को बता दे। और मैं क्या बोलूँगा उनसे कि मुझे भूत दिख रहे हैं? विक्रम चुप हो गया। मैंने कहा बस तू कल रात मेरे साथ चल प्लीज़ यार। उसने लंबी सांस ली। ठीक है, लेकिन ये तेरी आखिरी बार है। कल रात 2 बजे मुझे वापस जाना था, उस इमारत में, उस कमरे में जहाँ शायद राहुल और अंकित भी गए थे और नहीं लौटे। लेकिन इस बार मैं तैयार था। मैंने अपने फ़ोन में एक वॉइस नोट रिकॉर्ड किया। अगर मुझे कुछ हो गया तो कम से कम सच्चाई बाहर आएगी। मैंने अपनी जेब में एक छोटी चाकू रखी और एक माचिस की डिब्बी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगा आग वहाँ पर काम आ सकती है। अगली रात मैं आखिरी बार जाऊँगा और जो भी वहाँ पर है उसका सामना करूँगा, लेकिन क्या मैं वापस लौट पाऊँगा? कल रात आ गई। मैं और विक्रम मायापुरी की तरफ जा रहे थे। रात के ठीक 1:45 बज रहे थे। सड़कें खाली थीं, बिल्कुल सुनसान। विक्रम ने पूछा, तूने वो सामान ले लिया? मैंने अपना बैग दिखाया। माला, दिया, अगरबत्ती, जो भी ऑर्डर में था मैंने सब ले लिया था। विक्रम ने कहा, यार ये तो किसी के श्राद्ध जैसा लग रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे भी यही लग रहा था। हम बिल्डिंग सी के सामने पहुंचे। आज गेट बंद था, लेकिन ताला नहीं लगा था। मैंने गेट धकेला, वो खुल गया। चरमराती आवाज़ के साथ विक्रम ने टॉर्च जलाई। हम अंदर गए। सीढ़ियाँ आज और भी पुरानी लग रही थीं, जैसे सालों से किसी ने इस्तेमाल नहीं की हों। हर कदम पर लकड़ी चरमरा रही थी और वो गंध आज और भी तेज़ थी। विक्रम ने तो मुंह पर रुमाल रख लिया। यार यहाँ से तो सड़ांध आ रही है। मैंने कहा बस थोड़ी देर और। हम दूसरी मंजिल पर पहुँचे, तभी विक्रम रुक गया। सुन। मैंने ध्यान से सुना। ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई लकड़ी की छड़ी से चल रहा हो। विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा, कोई तो ऊपर है। मैंने सर हिलाया। मैंने कहा चल। हम तीसरी मंजिल पर पहुंचे। 304 का दरवाज़ा खुला था। अंदर से मोमबत्ती की रोशनी आ रही थी। मैंने विक्रम को देखा, उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। मैंने कहा तू बाहर रुक, मैं अंदर जाता हूँ। विक्रम ने कहा नहीं, साथ चलते हैं। हम धीरे धीरे अंदर गए। कमरा वैसा ही था, खाली, सिर्फ वो टेबल और उस पर आज सच में एक दिया जल रहा था। मैंने बैग से माला, दिया और अगरबत्ती निकाली, टेबल पर रख दी। तभी उस बंद दरवाजे के पीछे से आवाज़ आई, तुम आ गए? बुढ़िया की आवाज़। मैंने कहा हाँ मैं आ गया। खामोशी, एक लंबी खामोशी। फिर आवाज़ आई, तुम्हें पता है तुम यहाँ क्यों हो? मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। आवाज़ ने कहा, तुम तीसरे हो, जैसे राहुल था, जैसे अंकित था। विक्रम ने मेरे हाथ पकड़ लिया। मैंने पूछा उनका क्या हुआ? वो बुढ़िया हंसी, वही खोखली हंसी थी। उन्होंने भी यही पूछा था। तभी वो दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। हमने एक दूसरे को देखा। विक्रम की पकड़ और मजबूत हो गई। दरवाज़ा पूरा खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन हमें कुछ दिखा। एक कोने में एक कुर्सी थी और उस पर कोई तो बैठा था, एक बूढ़ी औरत। उसकी पीठ हमारी तरफ थी। उसके बाल सफ़ेद थे, लंबे, और वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। मैंने थोड़ी रौबदार आवाज़ में कहा, कौन है आप?
वो धीरे धीरे मुड़ी और जब हमने उसका चेहरा देखा, विक्रम की तो चीख निकल गई। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक धुंधली परछाई थी, जैसे कोई तस्वीर जो पानी में घुल गई हो, जैसे कोई नक्शा जिसे किसी ने बिसान दिया हो। उसने कहा, मैं वो हूँ जिसे भुला दिया गया। मैं पीछे हटा, लेकिन मेरे पैर जम गए। वो उठी धीरे धीरे, उसकी हर हरकत अजीब थी, उसके जोड़ जैसे टूटे हुए हों। वो हमारी तरफ आने लगी। विक्रम ने चिल्लाया, भाग भाग यहाँ से आर्यन। लेकिन मैं नहीं भागा। मैंने पूछा, आप यहाँ क्यों हैं? वो रुक गई, फिर एक लंबी सांस ली, जैसे सालों से उसने सांस ही नहीं ली हो। मैं किसी का इंतज़ार कर रही थी। मैंने पूछा, किसका? उसने अपना हाथ उठाया और टेबल की तरफ इशारा किया। मैंने देखा, वहाँ उन पुराने डिब्बों के बीच एक फ़ोटो फ्रेम पड़ा था। मैंने उसे उठाया। फ़ोटो में 3 लोग थे, एक बुज़ुर्ग औरत और 2 लड़के। फ़ोटो के नीचे तारीख लिखी थी 15 अगस्त 2015। मैंने पूछा, ये कौन है? उसने कहा, ये मेरे बेटे हैं, रवि और मोहन। मैंने पूछा, वो कहाँ हैं? उसकी आवाज़ टूट गई। वो कहने लगी, वो मुझे छोड़कर चले गए, अकेला। तभी विक्रम ने कहा, यार यार वो देख। मैंने पीछे मुड़कर देखा, दीवार पर कुछ लिखा था, खून से, बहुत पुराना। उस पर लिखा था, मैं अकेली मर गई, किसी ने याद नहीं किया। मेरा तो गला सूख गया। मैंने पूछा, आप कब से यहाँ हैं? उसने कहा, बहुत समय हो गया, बहुत। और राहुल और अंकित? उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा सिर्फ विकृत हुआ। वो रुक गए मेरे साथ, ताकि मैं अकेली ना रहूं। मेरी रीढ़ में सर्दी दौड़ गई। मतलब वो? हाँ, अब वो यहीं हैं, इस इमारत में, हमेशा के लिए। विक्रम ने मेरा हाथ खींचा। चल चल भाई, अब यहाँ से भाग, वरना हम भी शायद। तभी तभी उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया, एक ज़ोर की आवाज़ के साथ। हमने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो नहीं खुला। वो बुढ़िया अब और करीब आ गई थी। उसने कहा, तुम नहीं जा सकते अभी, अभी तो नहीं। मैंने चिल्लाकर कहा, हमें जाने दो। उसने सर हिलाया। पहले पहले मुझे याद करो, मुझे भूलो मत। मैंने कहा, हम याद रखेंगे, प्रॉमिस करते हैं, लेकिन हमें जाने दो। वो रुक गई, फिर धीरे से कुर्सी की तरफ मुड़ी और वापस बैठ गई। और उसने कहा, जाओ, लेकिन याद रखो। उसकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही थी, अगर तुमने भुला दिया तो मैं वापस आऊँगी तुम्हारे पास। दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा। हम बाहर भागे, सीढ़ियाँ उतरी। इस बार सीढ़ियाँ नॉर्मल थी। हम गेट तक पहुँचे, बाहर निकले, बाइक पर बैठे और तेज़ी से भाग निकले। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। हम एक चाय की दुकान पर रुके, दोनों की सांसें फूल रही थी। विक्रम ने कहा, यार वो सच में था क्या? मैंने कहा, पता नहीं, लेकिन जो भी था हकीकत लग रहा था। विक्रम ने चाय का घूंट लिया, फिर बोला, तू अब वो काम छोड़ दे भाई, प्लीज़। मैंने सर हिलाया, हाँ बिल्कुल। अगले दिन मैंने स्विगी छोड़ दी, मैनेजर से बात की, रिज़ाइन कर दिया। लेकिन एक काम मैंने किया, मैं उस इमारत के बारे में पता लगाने लगा। लोकल दुकानदारों से पूछा। एक बुज़ुर्ग ने बताया, 304 में एक बुढ़िया रहती थी, बिल्कुल अकेली। उसका क्या हुआ पता नहीं। एक दिन लोगों को गंध आने लगी, पुलिस आई, फ्लैट तोड़ा, अंदर उसकी लाश मिली, महीनों पुरानी। उसके बच्चे? वो तो साल भर पहले ही उसे छोड़कर चले गए थे विदेश, फिर कभी नहीं आए। ये सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। मैंने पूछा, और उसके बाद? वो कहने लगे, उस फ्लैट में कोई नहीं रहता। कहते हैं रात को वहाँ से अजीब आवाज़ें आती हैं। मैं वहाँ से निकल गया। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया था। वो बुढ़िया अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो कभी नहीं आए और वो अकेली मर गई, भूखी प्यासी। इसीलिए वो डिलीवरीज, वो खाना जो कोई नहीं खाता था, वो सिर्फ किसी की मौजूदगी चाहती थी, किसी को जो उसे याद रखे, कोई हो जो उसे याद रखे। उसके बाद मैंने एक नई जॉब ज्वाइन की, ऑफिस का काम, सब नॉर्मल हो गया। लेकिन कभी कभी रात को मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती है, मुझे भूलो मत। और हर बार मैं उस फोटो को देखता हूँ जो मैं उस रात अपने साथ ले आया था, उस बुढ़िया और उसके बेटों की फ़ोटो। मैंने उसे अपने कमरे में लगा रखा है ताकि मैं उसे भूलूं नहीं। लेकिन कल रात कुछ अजीब हुआ। मैं सो रहा था, तभी मेरा फ़ोन बजा, रात के 2 बजे। स्क्रीन पर अननोन नंबर था। मैंने उठाया, हेलो। कोई आवाज़ नहीं आई। फिर पीछे से मुझे लगा जैसे किसी ने फुसफुसाया हो, आर्यन। मैं तुरंत उठ बैठा। फ़ोन अभी भी हाथ में था, लेकिन कॉल कट चुकी थी। मैंने चारों तरफ देखा, कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन उस फोटो फ्रेम की तरफ मेरी नज़र गई और मेरा दिल रुक गया। फ़ोटो में अब 3 नहीं, अब 4 लोग थे। वो बुढ़िया, उसके 2 बेटे
और एक चौथा चेहरा, धुंधला, अस्पष्ट लेकिन पहचानने योग्य, और ये था राहुल। आज मुझे फिर से एक मैसेज आया है, एक नए नंबर से, सिर्फ एक लाइन, अंकित अकेला है, उसे भी याद करो। और सबसे डरावनी बात, कल मुझे फिर से एक पार्सल मिला कुरियर से। कोई सेंडर का नाम नहीं था, अंदर एक पुरानी डायरी थी। पहले पन्ने पर खून से लिखा था, चौथी डिलीवरी जल्द आएगी, इस बार तुम्हारे लिए।